आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 9th का साइंस का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था, तो इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट के जो साइंस का पेपर है उसके आंसर की को देखेंगे। और ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम मेनली इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस देखेंगे और हिंदी मीडियम के लिए एक जस्ट इसके बाद वीडियो आएगी जिसमें हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें इंग्लिश मीडियम में, तो हम सबसे पहले सेक्शन ए करेंगे। पहला क्वेश्चन पहले 1 से 20 तक आपके एमसीक्यूज़ हैं और काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टू वेपर्स में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये डिस्कस भी किया था हमने कल, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था हमने। फिर है एयर कैन बी लिक्विफाइड, कि एयर को जो है वो लिक्विफाई कैसे किया जा सकता है, बताया था आपको, प्रेशर इंक्रीज करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके। तो बी और सी दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि केमिकल चेंज आपको इसमें से बताना है। तो केमिकल चेंज इन विच कोई भी नया सब्सटेंस बना है, तो पेपर को टीयर करने से बनेगा? बिल्कुल नहीं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर से भी नहीं बनेगा, सॉइल और सॉल्ट को मिक्स करने से भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर है सेल मेम्ब्रेन को, फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज कैरिड आउट, द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो जो मेम्ब्रेन्स बनते हैं वो किसके बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। फिर है द एनिमल टिश्यू दैट कवर्स ऑल ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रस मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज। तो जो एनिमल टिश्यूज़ में सारे ऑर्गन को कवर करता है और एक दूसरे के जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसको फिल करके रखता है, एक फिब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट इनेबल्स प्लांट टू ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली। जो ऊपर की तरफ प्लांट मेनली जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो आपको पता है कौन सा होता है? जाइलम। ज से जल, वाटर को जल कहते हैं, ज से जाइलम आपको याद रखना था, ऑप्शन नंबर डी। फिर है फाइंड द टिश्यू विच फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ को हेल्प करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा टिश्यू है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एरियोलर टिश्यू। फिर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? सेम एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर है इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, और इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट इज इनर्शिया, ऑप्शन नंबर ए। फिर है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11, और ये तो -11 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर है ह्यूज शिप फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन बिकॉज, कि जो बड़ा सा शिप है वो ओशन के सरफेस पे फ्लोट करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो शिप की वो वाटर से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है वर्क इज डन ऑन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंसेप्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन। तो वर्क कब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है? कि जब आपका फोर्स इज अप्लाइड एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उसके मूवमेंट हुआ हो तभी हम कहते हैं उसे वर्क हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 13th क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो इन दोनों को टोटल जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग आपको पता है जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो आपके, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो आपके मीट गिविंग होते हैं, और लेयरर्स को हम कहते हैं एग लेइंग। तो सेकंड एंड थर्ड आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। फिर है व्हेन द फिश फार्मिंग इज डन टू ऑब्टेन फिश इट इज़ नोन एज, तो इट इज़ नोन एज कल्चर फिशरी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है विच ऑफ द कैटल ब्रीड मेंशन्ड बिलो इज एन एक्जॉटिक। जो विदेशी ब्रीड है इसमें कौन सा है? जर्सी ब्रीड। तो जर्सी कैटल ब्रीड जो है
वो आपका एग्जॉटिक या विदेशी बाहर का ब्रीड है। फिर आपको इसमें बताना था असर्शन रीजनिंग में, फर्स्ट है 25 ग्राम एक्स और 40 ग्राम वाई, ये दोनों मिलके 65 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट देगा। और एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो बिल्कुल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 देगा, तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो 17th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18th का अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स बताती है सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये आपको पता है यही हमारा गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, तो इसी का हमारा यही पहला जैसे ही गलत हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एक एस्ट्रोनॉट जिसका मास मेजर किया गया है टू बी फाउंड 56 किलोग्राम ऑन बोथ अर्थ एंड मून, तो मास तो हर जगह सेम रहता है, तो ये बिल्कुल सही है, और मास ऑन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 20th क्वेश्चन अगर देखें, इसमें कहा गया है इको, किसी भी साउंड को इको सुनने के लिए जो गैप होना चाहिए वो कितना हो चाहिए 0.1 सेकेंड, बिल्कुल ये सही है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 17.2 सेंटीमीटर्स, सॉरी 17.2 मीटर्स, इतना मिनिमम होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है, ये सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे MCQs हमने कर लिए। अब एक बार आप अपना पेपर देख लो, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि आपको किस तरीके का करना है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना था कि ये प्रोसेस कौन सा होगा, तो ये प्रोसेस होगा आपका सब्लिमेशन, तो इसमें सब्लिमेशन आंसर था। और कॉटन का क्या रोल होता है, तो कॉटन जो है वो जो डिपॉजिशन है उसको कूल करने के ऊपर जो डिपॉजिट हो जाता है फनल्स में सॉलिड फॉर्म में कूल करने पे, और जो कैम्फर्स हैं वो बाहर ना निकले उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉटन का। फिर इसमें आप ये तो आपका कंसंट्रेशन निकालना था, तो 80 और अपॉन में इन दोनों को ऐड जैसे ही करते हो तो 320 और 80 हो जाता है 400, तो 80/400 जब आप करो तो ये देखो 1/5, और यहाँ 100 से जब गुना करोगे क्योंकि परसेंटेज से निकालना है तो ये हो जाता है आपका 20%, इसका आंसर आ जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ये ब्लैक ग्राम को सोक किया और स्वेल क्यों हो गए, तो ये किस लिए होता है, तो यहाँ पर हो गया है आपका ऑस्मोसिस के कारण, और ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताना था। और स्वेल क्यों हो जाता है ये भी हमने उस दिन पढ़ा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने के कारण क्या होगा, ये स्वेल कर गया। फिर है एक प्लांट सेल जो कि डिफरेंटली बिहेव करता है एनिमल सेल से बाय लूजिंग वाटर ऑन ऑस्मोसिस, तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि एनिमल सेल्स में जो है जब वाटर लूज होता है तो उसमें क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है तो प्लाज्मा लेयर जो है उसका वो टूट जाता है, और उस वजह से उसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ये 24th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में जो है आपको पूछा गया था टोटल कितना ट्रैवल किया, तो 2 किलोमीटर और 500, तो 2.5 किलोमीटर एक बार में ट्रैवल किया है, तो टोटल जो ट्रैवल किया है आने जाने में वो हो गया आपका 5 किलोमीटर, तो ये तो हो गया आपका इसका डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोबारा अपने ही घर पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर इसमें हो जाएगा। फिर इसमें स्पीड और वेलोसिटी को आपको डिफाइन करना था, और एक बस के साथ अगर मूव कर रही है ऑफिस में 40 किलोमीटर पर आवर से और कंप्लीट करने के बाद दोबारा घर आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस केस में 0 हो गया क्योंकि दोबारा घर आ गई, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 0। फिर है मास एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पर 100 किलोग्राम है तो वेट मून पे क्या होगा, तो अर्थ पे वेट कितना हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जो आप हमारा ग्रेविटेशनल को ग्रेविटी है आपका जी की स्मॉल जी से, तो 100 इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8, तो 98 और 0 980 न्यूटन यहाँ अर्थ पे वेट हुआ, और मून पे होता है 1/6, तो 1/6 अगर 980 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो गया 1 और ये 3 8 तो 1/6 और 3.33, तो ये हो जाएगा 163.33 न्यूटन, इतना वेट हो गया इसका मून पे। तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन, ये आप ध्यान रखना। फिर इसमें आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस बताना है। एयर क्या होता है, तो एयर आपका होमोजीनस में आ जाता है। सॉइल जो है वो आपका किस में आ जाएगा, तो सॉइल जो है वो आपका हेट्रोजीनस में आ जाएगा। सोडा वाटर ये आपका होमोजीनियस में होगा। फिर शेविंग क्रीम ये आपका हेट्रोजीनियस में होता है।
फिर टिंचर ऑफ आयोडीन, ये हमने पढ़ा भी था कल के मॉर्निंग शिफ्ट में आया भी था, तो ये आपका होमोजीनस में, और मिल्क जो है वो आपका हेटेरोजीनस में आता है। फिर इसमें आपको जो इसमें थे, ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स में आपको क्लासीफाई करना था। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन आपका एलिमेंट है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? आपका कंपाउंड है। ब्लड क्या है? तो ब्लड आपका मिक्सचर हो गया। शुगर है, शुगर आपका क्या है? ये एक कंपाउंड है। फिर कॉपर, ये आपका एलिमेंट है। सॉल्ट सॉल्यूशन आपका मिक्सचर हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली लिख सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आपको बताना था। तो सेम एटम के डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के अगर मास डिफरेंट है तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप। 2 यूज़ बताने थे आपको आइसोटोप के, तो हमने कल 4 यूज़ पढ़े थे, उसमें से कोई भी 2 बता सकते हैं। यूरेनियम का हम एज ए फ्यूल इंडिकेटर, एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं, और कोबाल्ट का कैंसर ट्रीटमेंट में, आयोडीन का गॉइटर ट्रीटमेंट, या और भी कोई बता सकते थे। लाइसोसोम का क्या रोल था जब सेल डैमेज हो जाए? तो लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है, और एंजाइम ब्रेक कर देता है सारे ऑर्गेनिक मैटर को, अपने सेल को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता था। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। फिर एक टेबल बताना था, और सिंपल परमानेंट टिश्यू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस और थिकनेस ऑफ वॉल। तो इसमें 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बीच में आपको इसमें डिफरेंस बताना था, किस किस के बेस पे? इंटरसेलुलर स्पेस और थिकनेस के बेस पे। तो इंटरसेलुलर स्पेस अगर हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होता है। कोलेनकाइमा में बहुत कम होता है, वेरी लेस, और स्क्लेरेन्काइमा नो स्पेस। और थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वेरी थिक होते हैं। जो आपका कोलेनकाइमा है ये कॉर्नर्स पे थिक होता है, और पेरेन्काइमा वो बहुत थिन होते हैं। तो इन दोनों बेसिस पे करना था। ये आपको बोला भी गया था कि आपके परमानेंट टिश्यूज़ के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। फिर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करना था, और इसमें आपको बताना था इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इसमें से अगर आप देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, तो आपका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप कोई से भी 2 पॉइंट अगर ले लेते हो, जैसे अगर हम 5 और 10 के बीच का पॉइंट लिया, तो 5 पे है आपका कितना? ये देखो 20, और 2 22, और 1 23 के आसपास है आपका। तो 5 पे ये 23 है, और 10 पे अगर आप देखो तो कितना है? ये 10, 2 12, 2 14, और 1 15। तो यहाँ लगभग 22.5 है, और यहाँ है आपका ये 15। तो अगर हम देखें तो 22.5 में से जब आप 15 को माइनस करोगे, और टाइम कितना माइनस हुआ है? 10 - 5 5 सेकेंड। तो इधर हो गया आपका, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। इस केस में आपका इनिशियल क्या है? जो इनिशियल है आपका 22 और फाइनल है आपका 15। तो इनिशियल है आपका 22 पॉइंट, फाइनल है आपका 15, और इनिशियल है, फाइनल है आपका 15.5, और ये है आपका इनिशियल 22.5। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे, ये 15 है आपका, तो 7.5/5, लेकिन ये माइनस का आएगा, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए निकालना था इसमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, और वेलोसिटी अगर 28 से 60 हो रही है 8 सेकंड में, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 32 का आंसर जो था वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसमें सिंपल आपका एक m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो mu और mv से आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना था, और चेंज इन मोमेंटम जब आप निकालोगे तो इसका आंसर था -2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कौन सा क्रॉप पैटर्न जनरली यूज़ होता है? तो 3 तरह के क्रॉप पैटर्न यूज़ होते हैं। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है आपका इंटर क्रॉपिंग, और एक होता है क्रॉप रोटेशन। तो ये 3 हमारे जो हैं इंडिया में मोस्टली यूज़ होते हैं। तो तीनों देना था आपको, 3 नंबर बहुत इजीली मिल जाते। फिर यहाँ पर आपको इनका फार्मूला लिखना था। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है AlCl3। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला है आपका
K2SO4 और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। फिर आपको बताना है कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वाटर में। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो इसके अंदर हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर आपको एटॉमिसिटी बतानी है, तो क्लोरीन का 2 हो जाता है। फॉस्फोरस आपका P4 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। हीलियम आपका He के फॉर्म में रहता है, तो इसका हो गया 1। सल्फ़र जो है वो आपका S8 के फॉर्म में रहता है, तो ये हो गया 8 हो गई इसकी एटॉमिसिटी। फिर आपको 3 केमिकल्स बताने हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट एक बना सकते हो MgSO4। फिर एक आप वाटर भी बना सकते हो H2O भी बना सकते हो। फिर आप फेरस सल्फेट भी बना सकते हो FeSO4 भी बना सकते हो, HNO3 भी बना सकते हो। तो ये 4 आप इजीली इसमें से कोई 3 आप लिख सकते थे। फिर है फंक्शंस बताना है आपको, कौन सा सेल है जो चैनल्स की तरह काम करता है, तो वो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो है आपका सेल का न्यूक्लियस। और पावर हाउस ऑफ द सेल ये आपको सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इजी पेपर था आपका। फिर है 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं गोल्जी एपरेटस के। तो गोल्जी एपरेटस मेनली स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकिंग का काम करता है, तो ये आप इसमें बता सकते हो। फिर है आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द सेल, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो ये होता है आपका राइबोसोम पे, तो इसका तो आंसर था राइबोसोम। सब्सटेंस दैट गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल वॉल, तो सेल वॉल को कौन सा सब्सटेंस सपोर्ट करता है, तो वो है आपका सेल्यूलोज। और स्टोरेज सैक होता है आपका वैक्यूल से, जिसे हम अभी अब हिंदी में भी देखेंगे। फिर है वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये बहुत बार आपको पढ़ा था कि SPM क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पार्शली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को अलाउ करते हैं, ऑक्सीजन इन सब को इन और आउट अलाउ करता है, बहुत सारे कंपाउंड को एग्जिट और एंट्री नहीं होने देता। ठीक है, इट allows the entry and exit of some material in and out of the cell and it prevents movement of other materials, that's why it is called semi permeable। काइनेटिक एनर्जी, जो कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जब मूवमेंट में होता है तब जो एनर्जी उसमें पोजेस होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोजेस हो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें आपको बताना, गर्ल का मास 45 है, हाइट इतनी है, आपको एनर्जी बतानी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो mgh, ये पिछले पेपर में भी हमने डिस्कस किया था mgh फॉर्मूले से। तो मास है 45, h है 28 और g है आपका 10। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 12,600 इतना जूल आंसर आ जाएगा। पावर, ये भी लास्ट क्लास में हमने किया था, MCQs में आया था। पावर क्या होता है आपका, द वर्क अपॉन टाइम, तो कार्य करने की दर, द एबिलिटी टू डू द वर्क, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। SI यूनिट ऑफ एनर्जी होती है आपकी जूल। पावर की हमने पढ़ा था, ये होता है वॉट। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल 5 सेकेंड में, तो आपको पता है वर्क अपॉन टाइम। तो अब वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इसका हो जाएगा 1000/5, तो ये हो जाएगा आपका 200 वॉट, तो इतना पावर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे आपके। फिर ये 37th क्वेश्चन, इसमें एक एटम है, 18 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या होता है इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा आपका 40। एक्स है जिसमें 2 8 2, तो 2 और 8 10 और 2 12, तो एक्स हो गया आपका 12। और ये मैग्नीशियम होता है आपको, एक्स जो है आपका मैग्नीशियम है। कौन सा है, मैग्नीशियम। फिर है वैलेंसी ऑफ नियॉन जो है वो 0 क्यों है, क्योंकि इसके 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 0। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन He2। तो He के अंदर जो है वो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। अगर सिर्फ हम He की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। बट जब हम He2+ बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 0, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 2 और न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 4। तो He2+ में 2 न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी 2 ही है ना, हाँ, मास हो जाएगा उसका 4, तो न्यूट्रॉन्स भी 2 है। 30th क्वेश्चन है कि जब राशि को कट लग गया तो विच टिश्यू कॉज, तो जो सबसे अपर जो लेयर की टिश्यू होती है वो कौन सी टिश्यू है जिसके कारण
पेन फील हुआ, तो पेन को कौन बताता है, दैट इज़ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के कारण ऐसा होता है। और स्केच बनाना है, आप इस टिश्यू ऑफ द सेल आइडेंटिफाई और उसके दो पार्ट को आपको, तो नर्वस टिश्यू में जिसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, वो चार आपको जो ये डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम बनाना था आपको, जिसमें ये आपके एक्सॉन्स थे यहाँ पे, और फिर नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स थे। तो इस तरह का, और ये न्यूक्लियस, तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना था। फिर है राइट द पार्ट्स ऑफ द सेल ऑफ द टिश्यू आइडेंटिफाइड, तो जो पार्ट्स ऑफ द सेल आप इसमें बताना था। फिर नेक्स्ट है राइट एनी टू पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर दिस टिश्यू प्रेजेंट, तो ये टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये है हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ प्रेजेंट होता है। तो दो आप इसमें बता सकते हैं। तो मेन फंक्शन क्या होता है, तो रिसीव करना और सेंड करना मैसेज को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। फिर अल्ट्रासाउंड क्या है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्कैनर कैसे वर्क करता है, तो ये जो ट्रैवल करता है टिश्यूज़ के थ्रू और रिफ्लेक्ट बैक होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद डेंसिटी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और एक इमेजेस फॉर्म करता है। अल्ट्रासाउंड को यूज़, वाई इज़ अल्ट्रासाउंड डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो डिटेक्ट करने के लिए कोई डिफेक्ट्स वगैरह है या एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ग्रोइंग फिटस में, उसके लिए प्रेगनेंसी में इसका यूज़ किया जाता है। और ऑडिबल रेंज कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़, तो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। तो ये आपका पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। आप सब अपने मार्क्स बताओ कितने आपके आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स वही आए हैं जो आपको बताया गया था। तो अगर आपका पेपर, अगर आपने वो टॉपिक्स किए होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट आपको बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो मैथ्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी पेपर आपका बाकी है उसके लिए हम सैम्पल पेपर या मॉर्निंग का जो पेपर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लेके आएंगे, उसको आप ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, ताकि और भी जो वीडियोज़ आपके आते रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने साइंस का पूरा सैम्पल पेपर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो जिनका साइंस का पेपर हुआ है आज। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।